नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड स्पेशल क्लासेस सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े, उत्तराखंड की जनजातियों से जुड़े, यहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, इनसे जुड़े सवालों को देखते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, फूलदेई पर्व किस माह से मनाना आरंभ किया जाता है? देखिए, फूलदेई पर्व जिसे बसंत उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, फूल संक्रांत या फूल संक्रांति के नाम से भी जानी जाती है। ये मनानी शुरू होती है चैत्र माह में। चैत्र माह जो हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है, पहला महीना माना जाता है, उसके पहले दिन से इस त्यौहार को मनाने की शुरुआत हो जाती है, चैत्र महीने के पहले दिन से। ठीक है, यह जो त्यौहार है कुछ इलाकों में 7 दिन तक चलता है, कुछ जगहों पे 15 दिन तक, कुछ जगहों पे पूरे 1 महीने तक यह त्यौहार चलता है। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल के ज़्यादातर इलाकों में इसे फूल संक्रांत या फूलदेई के नाम से या बसंत उत्सव के नाम से जाना जाता है। जौनसर भाबर के इलाकों में इस त्यौहार को गोगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं, दूसरी तरफ वे किस अवसर पे या किससे जुड़े हुए हैं वो पूछा गया है। जो जागड़ा त्यौहार है यह किससे संबंधित है? जागड़ा त्यौहार आपका भादों के महीने में मनाया जाता है, यानी पहले का 1 होगा। जो पंचाई या पांचों उत्सव है ये दशहरे से संबंधित है, यानी कि दूसरे का 3 हो जाएगा। जो दियाई उत्सव है ये दीपावली से जुड़ा हुआ है, यानी कि 4, और अठोई उत्सव जन्माष्टमी से जुड़ा है, यानी 2। तो 1, 3, 4, 2 हमारा सही विकल्प यहाँ पे बना। ठीक है, ये जो सारे त्यौहार हैं यह जौनसारी जनजाति से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे त्यौहार। जो जागड़ा त्यौहार है यह महासू देवता का प्रमुख त्यौहार है। महासू देवता जौनसारी जनजाति के सबसे प्रमुख देवता हैं। उनका सबसे प्रमुख त्यौहार है जागड़ा, जो भादों के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दौरान महासू देवता को टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। तो पहले का 1 था। दूसरा है हमारा पंचाई या पांचों। जो पंचाई या पांचों है इसे पांडवों का त्यौहार भी कहते हैं। ये विजयादशमी से रिलेटेड है, यानी ये दशहरे से रिलेटेड है, इसीलिए दूसरे का 3 हुआ। जो दियाई त्यौहार है दीपावली से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हुआ 4। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछा गया था, दीपावली में कौन सी जनजाति भैलो नृत्य करती है? तो वो है जौनसारी जनजाति। ठीक है, और दीपावली के अगले दिन कौन सा नृत्य करते हैं? पुरुष जो इनके हैं वो पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे था अठोई। जो अठोई त्यौहार है यह बेसिकली जौनसारी जनजाति में जन्माष्टमी को अठोई उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसीलिए हमारा जो चौथा वाला था उसका आंसर हुआ 2। सही विकल्प बना 1, 3, 4, 2, और हर एक के बारे में हमने थोड़ा विस्तार से भी जाना। इसके अलावा जौनसारी जनजाति में और कौन कौन से त्यौहार मेले चलते हैं? एक उनका मेला है बिस्सू मेला। बिस्सू मेला जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यह वैशाख महीने में मनाया जाता है। ठीक है, बिस्सू मेला। इसके अलावा इनका एक और त्यौहार है नुणाई त्यौहार। नुणाई त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है और इस त्यौहार को भेड़ पालकों का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जौनसारी जनजाति में माघ त्यौहार भी मनाते हैं। पूरे माघ महीने में ये चलता है, जनवरी माह में। ठीक है, अगला, फिर से सूचियां दी गई हैं, सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। एक तरफ प्रमुख मूर्तियां हैं, दूसरी तरफ वे किस स्थान पर हैं, किस स्थान से मिली हैं वो बताना है। देखिए, उत्तराखंड में प्राचीन काल की कई सारी मूर्तियां मिली हुई हैं, कई सारे अलग अलग जगहों से मिली हुई हैं। उन्हीं में से ये कुछ इंपॉर्टेंट मूर्तियां। पहला है वामन मूर्ति। भगवान विष्णु के 5वें अवतार थे वामन अवतार। ठीक है, उनकी प्रतिमा हमें कहां से प्राप्त हुई? ये प्रतिमा हमें काशीपुर से मिली है। तो पहले का हो जाएगा 1। ठीक है, भगवान विष्णु की कई सारी प्रतिमाएं अलग अलग जो स्थान है वहां से प्राप्त हुई है। जैसे उनकी शेष शयन मूर्ति, शेषनाग पर सोते हुए मूर्ति जो मिली है वो द्वाराहाट और बैजनाथ से मिली है। जो सेकंड वाला है इसका आंसर क्या है? द्वाराहाट और बैजनाथ। दूसरे का हो जाएगा 3। ठीक है, इसके अलावा भगवान विष्णु की खड़ी प्रतिमा हमें देवलगढ़ से प्राप्त हुई है।
इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, ब्रह्मा की मूर्ति कहाँ से मिली है? ब्रह्मा की मूर्ति हमें द्वाराहाट के रतनदेव मंदिर से मिली है। तो इसका आंसर, तीसरे का आंसर हो जाएगा 2। ब्रह्मा की एक मूर्ति बैजनाथ संग्रहालय में भी रखी गई है, लेकिन जो इनकी मूर्ति प्राप्त हुई है वो द्वाराहाट के रतनदेव मंदिर से मिली है। विष्णु जी की खड़ी मूर्ति कहां से मिली? अभी हमने ऊपर देखा, देवलगढ़ से प्राप्त हुई है, यानी चौथे का होगा 4। तो 1 3 2 4 हमारा सही आंसर है। 1 3 2 4 यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा भगवान शिव की प्रतिमाएं भी हमें अलग अलग जगहों से मिली हैं। सवाल आता है आपसे कि नृत्य करते हुए शिव जी की मूर्ति कहां से मिली है? तो जागेश्वर के नटराज मंदिर से, और गोपेश्वर में जो गोपेश्वर मंदिर है वहां से शिव जी की नटराज यानी कि नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है। शिवजी की संहारक मूर्ति कहां से मिली है? संहारक प्रतिमा उनकी लाखा मंडल से मिली है। ठीक है, जिसमें धनुषाकार मुद्रा है और उनकी 8 भुजाएं दर्शाई गई हैं। इसके अलावा गणपति जी की प्रतिमाएं भी हमें अलग अलग स्थानों से मिली हैं। जैसे एक पूछा गया था कि गणपति जी की एक विशिष्ट मूर्ति है, वो कहां से मिली है? वो लाखा मंडल से मिली है। उस प्रतिमा में विशिष्ट क्या है? पहली चीज, उस प्रतिमा में दक्षिण भारत का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, पूछा जाता है आपसे गणेश जी की मोर की पीठ पर सवार प्रतिमा कहां से मिली है? गणेश जी का वाहन मूषक था, लेकिन मोर की पीठ पर सवार प्रतिमा वो लाखा मंडल वाली ही विशिष्ट प्रतिमा है। उसमें गणेश जी मोर की पीठ पर सवार हैं, उनकी दोनों तरफ 2 मोर हैं और मूर्ति के 4 हाथ वहां पे दर्शाए गए हैं और 6 सिर दर्शाए गए हैं। 12वीं शताब्दी की उस प्रतिमा को माना जाता है। ठीक है, अगला, हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है? जो हारुल नृत्य है यह भी जौनसारी जनजाति से जुड़ा हुआ नृत्य है। इसकी विषय वस्तु क्या है? हारुल नृत्य बेसिकली पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। तो पांडवों के जीवन पर आधारित है, यानी यही इसकी विषय वस्तु होती है। हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है? रामतुला वाद्य यंत्र। ठीक है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। हरिराम त्रिपाठी द्वारा किस वर्ष वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया था? पहला क्वेश्चन आपको यह मिला कि वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी। पेपर में पूछा गया सवाल है। इन्होंने यह अनुवाद 1906 में किया था, बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। ठीक है, थारू जनजाति के द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा कौन सी है? देखिए, थारू जनजाति में नई फसल की स्वागत पर औथ पूजा की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि औथ पर्व का संबंध किससे है? थारू जनजाति से संबंधित है। नई फसल के अवसर पर इसे किया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से जब धान की कटाई कर ली जाती है या धान की कटाई शुरू होती है तब यह पूजा होती है। ठीक है, भूमो प्रवेशोमो बुढ़ानी संस्कार किस जनजाति से जुड़े हुए हैं? ये जो संस्कार हैं यह भूटिया जनजाति से जुड़े हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भूमो संस्कार, प्रसुमो संस्कार, बुढ़ानी संस्कार, ये सब किससे जुड़े हैं? भूटिया जनजाति से। ऐसे ही सवाल आपसे बन जाते हैं, आपको 2-3 नाम दे देता है, पूछता है ये क्या है? ये लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं या त्यौहार हैं? आपने कहना है त्यौहार है। किसके हैं? भूटिया जनजाति के। ठीक है, अल्मोड़ा जिले में स्थित प्रमुख सांस्कृतिक स्थल इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा जो सांस्कृतिक स्थल है वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी के सभी जो स्थल हैं, यहाँ पे कसार देवी मंदिर हो गया, कटारमल मंदिर हो गया, जागेश्वर मंदिर समूह हो गया, ये सब अल्मोड़ा में है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगर हम कसार देवी मंदिर की बात करते हैं, देखिए कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में है। किस शिखर पर है? तो यह मंदिर कश्यप चोटी पर बना हुआ है। ठीक है, इस मंदिर से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण हमें प्राप्त हुआ था। इसे भी ध्यान रखना, पुरातात्विक खोज भी पूछी जाती है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा के किस स्थान पर तपस्या करी थी? तो आप कहेंगे कसार देवी गुफा में, यहीं पर करी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कटारमल मंदिर की बात करते हैं, कटारमल मंदिर उत्तराखंड में अल्मोड़ा में स्थित है और सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर इसे माना जाता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड शैली में यह मंदिर बना हुआ है। राजा कटारमल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इस मंदिर के कपाट कहां पर स्थित हैं? इस मंदिर के कपाट वर्तमान में जो राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में, वहां पर रखे गए हैं। ठीक है, और अगर हम जागेश्वर मंदिर समूह की बात करते हैं, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण कतूरी राजाओं ने करवाया था। अगर सिर्फ एक राजा का नाम पूछा जाए तो शालिवाहन देव का नाम माना जाता है। ठीक है,
हालांकि मंदिर समूह है, कई शताब्दियों तक ये मंदिर बनते रहे। जटागंगा के तट पर यह मंदिर समूह स्थित है। यहाँ पर लगभग 124 छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। राज्य का उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ठीक है, इन मंदिर समूह में सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो मृत्युंजय मंदिर है, और सबसे बड़ा जो मंदिर है, विशाल जो मंदिर है, वो दिनदेश्वरा मंदिर है। जागेश्वर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहते हैं। ठीक है, बाइबल का गढ़वाली में अनुवाद कब आरंभ हुआ था? देखिए, बाइबल को गढ़वाली में कब अनुवादित किया गया, ये शुरू हुआ था 1820 में। 1820 से लेकर 1830 तक की अवधि मानी जाती है जब बाइबल को गढ़वाली में अनुवाद कर लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा ईसाई धर्म की एक और इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसका नाम है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस। उसका गढ़वाली में अनुवाद कब किया गया? गढ़वाली में अनुवाद 1876 में हुआ था उसका। ठीक है, अगला, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित वाला बताना है। गढ़वाली की पहली कहानी क्या गढ़वाली ठाठ है? क्या ये आपका सही है? कुछ दिन पहले एडवांस्ड एमसीक्यू वाली सीरीज में हमने देखा था गढ़वाली भाषा की जो पहली कहानी थी इसका नाम था गढ़वाली ठाठ। ये पेपर में पूछा गया है, लेकिन तब ये नहीं पूछा गया था कि गढ़वाली की ये पहली कहानी है या नहीं, तब इसके रचयिता का नाम पूछा गया था। जो गढ़वाली ठाठ कहानी है यह रचना किसकी है? सदानंद कुकरेती की है। ठीक है, 1913 में ये छपी थी विशाल कीर्ति अखबार में। ठीक है, सदानंद कुकरेती इसके रचयिता हैं। तो पहला सही है। गढ़वाली का पहला कहानी संग्रह 5 फूल, क्या ये है? ये भी बिल्कुल सही है। गढ़वाली भाषा का पहला कहानी संग्रह उसका नाम है 5 फूल। 1946 में यह आया था। भगवती प्रसाद पांथरी का यह कहानी संग्रह है। ठीक है, तीसरा है गढ़वाली का पहला उपन्यास ब्यालमू ब्यूराल, क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। गढ़वाली भाषा का जो पहला उपन्यास है वो 1940 में आया था। बलदेव नौटियाल की रचना है ब्यालमू ब्यूराल। ठीक है, तो यहां पर आपके तीनों सही हो जाएंगे। हो सकता है सवाल आपसे इंडिविजुअल में पूछ ले कि बताइए 5 फूल कहानी संग्रह के रचयिता कौन है। इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गढ़वाली का पहला कहानी संग्रह है, इसके रचयिता भगवती प्रसाद पांथरी हैं। पूछ लेगा बताइए गढ़वाली उपन्यास ब्यालमू ब्यूराल के रचयिता कौन है, तो बलदेव नौटियाल है। क्यों फेमस है? गढ़वाली का पहला उपन्यास है और गढ़वाली की पहली कहानी ऑलरेडी पूछी गई है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या है? ऐसा ही एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था कि सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला हमारा जो जिला है वो कौन था। तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो जनपद है वो हरिद्वार है। दूसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है। यही सवाल अगर हिंदू जनसंख्या को लेकर पूछा जाए तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जो जनपद है हमारा वो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में हिंदू जनसंख्या लगभग 99.13% है। अगर हम टिहरी गढ़वाल की बात करते हैं, टिहरी गढ़वाल में यह जो परसेंटेज है 98.53% है। अगर हम उत्तरकाशी की बात करें 98.42% और बागेश्वर को देखें तो 99.08%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है उत्तराखंड में? रुद्रप्रयाग में हिंदू आबादी। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट है, सही कथन आपने चुनना है। पहला, नौठा उत्सव को हिमालय उत्सव भी कहते हैं। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो नौठा उत्सव है इसे हिमालय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। जो पंचबदरियों में शामिल हैं आदि बद्री, वहां पर यह मेला लगता है। ठीक है, यह उत्सव चमोली के योगध्यान बद्री धाम में लगता है या वहां पे मनाया जाता है। तो योगध्यान बद्री में नहीं लगता, यह आदि बद्री में लगता है। ये वाला आपका गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। तो नौठा उत्सव या नौठा कौथिक जिसे हिमालय उत्सव भी कहते हैं, यह कहाँ लगता है? चमोली के आदि बद्री धाम में। ठीक है, अगला, कुमाऊनी की किस बोली को परिनिष्ठित कुमाऊनी के रूप में मान्यता दी जाती है? परिनिष्ठित कुमाऊनी यानी कि मानक कुमाऊनी। तो कुमाऊनी की अलग अलग बोलियां हैं, कई बार हमने उनको देखा। किस बोली को मानक कुमाऊनी की श्रेणी में माना जाता है? ये माना जाता है खस प्रज्ञा बोली को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुमाऊनी की बोलियों को 4 वर्गों में, मुख्य रूप से 2 ही वर्गों में बांटा जाता है, पश्चिमी कुमाऊनी और पूर्वी कुमाऊनी। उत्तरी और दक्षिणी में भी बांटते हैं, लेकिन उनमें 1 से 2 ही भाषाएं आती हैं। जो 2 मुख्य प्रकार हैं उनके, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, उसमें जो खस प्रज्ञा है ये पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में आती है। ठीक है,
यह बोली जो है मुख्यतः आपके बारह मंडल का जो पूरा परगना है, अल्मोड़ा का जो पूरा इलाका है, वहां पर बोली जाती है। और इसी क्षेत्र की इस बोली को खस परजिया को मानक कुमाऊनी यानी परिनिष्ठित कुमाऊनी के रूप में माना जाता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? तो इनमें से कालवाचक क्रिया विशेषण आपने बताना है जो नहीं है। क्रिया विशेषण कौन होते हैं? क्रिया विशेषण हमारे जो क्रियाओं की या विशेषणों की विशेषताओं को बताते हैं कि किस तरीके से वो घटित हुआ है। ये चार प्रकार के होते हैं, जैसे रीतिवाचक यानी तरीका बताता है, स्थानवाचक जगह बताता है, कालवाचक समय बताता है, और एक होता है परिमाणवाचक जो मात्रा बताता है। तो यहां पर आपने कालवाचक यानी इनमें से कौन है जो समय से रिलेटेड नहीं है? तो पहला है ब्याली। ब्याली यानी कि कल के लिए कहा जाता है गढ़वाली में, तो ब्याल यहां पर क्या हो गया? कल, ये समय की बात कर रहा है। सदानी यानी कि सदा यानी हमेशा, ये भी समय की बात कर रहा है। कबारी यानी कि कब का, ये भी समय की बात कर रहा है। बहर, बहर यानी कि बाहर, ये जगह की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, न कि कालवाचक। बहर हो गया, भितर हो गया, उब्बू यानी कि ऊपर, निसु यानी कि नीचे, ढीस यानी कि कोने में, ये क्या होते हैं? ये स्थानवाचक हैं। ठीक है, अगला है मुलुक कुमाऊं कविता के रचनाकार कौन है? जो मुलुक कुमाऊं कविता है यह रचना किसकी है? कृष्णानंद पांडे की है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए, कुमाऊनी में लिखित साहित्य की जो शुरुआत मानी जाती है वो गुमानी पंत से मानी जाती है। गुमानी पंत के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट कवि माने जाते हैं कुमाऊनी के, उनका नाम है कृष्णानंद पांडे। इनकी रचनाएं जो हैं, इनकी कविताएं जो है, किसी एक पुस्तक में तो नहीं इन्होंने छापी थी, लेकिन इनकी काफी कविताएं काफी फेमस रही। उन्हीं में से एक है इनकी कविता मुलुक कुमाऊं। ठीक है, कुमाऊनी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। इनको लेकर एक सवाल और याद कर लीजिए। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इनकी रचनाओं का, कृष्णानंद पांडे की रचनाओं का संकलन किसने किया था? इनकी रचनाओं को संकलित करने का काम और अनुवादित करने का काम गंगादत्त उप्रेती ने किया था। इसीलिए अगर आपको विकल्पों में कृष्णानंद पांडे का नाम ना दिया हो तो आप गंगादत्त उप्रेती पर टिक करेंगे। ठीक है, इतना ही नहीं कि ना सिर्फ इनकी रचनाओं का संकलन गंगादत्त उप्रेती ने किया, बल्कि जो जॉर्ज गियर्सन था उसने भी 1910 ईस्वी में इनकी रचनाओं को प्रकाशित किया था इंडियन एंटीक्वरी के नाम से। तो गियर्सन ने भी इनकी रचनाओं को, इनकी कविताओं को प्रकाशित करवाया था और संकलित और अनुवादित करने का काम गंगादत्त उप्रेती ने किया था। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट कविताओं में मुलुक कुमाऊं शामिल है, कलयुग वर्णन इसमें शामिल है। ठीक है, गीतमाला किसकी प्रमुख कुमाऊनी रचना है? देखिए, गढ़वाली छंदमाला तो किसकी है? लीलानंद कोटनाला की रचना है। यहां पर है गीतमाला। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इसके रचयिता हैं उनको लेकर ऑलरेडी सवाल पेपर में बना हुआ है। आपको एक सवाल पूछा गया था कि इनमें से किसे कविराज के नाम से जाना जाता है? कविराज के नाम से जाने जाते हैं रामदत्त पंत। तो इनकी रचनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। प्रसिद्ध कुमाऊनी कवि रहे हैं। इनकी रचना है एक गीतमाला, दूसरी है इनकी गांधी गीत, तीसरी है गीत बाद और चौथी है क्वीन कैन। ये किसकी रचनाएं हैं? यह कविराज रामदत्त पंत की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला, कुमाऊनी भाषा में उर्दू की गजल विद्या के लिए किस रचनाकार को जाना जाता है? तो कुमाऊनी भाषा में गजल विद्या के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद अली अजनबी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, उसको भी यहीं पर नोट कर लीजिए। सवाल बन जाता है कि गढ़वाली में, जैसे ये तो कुमाऊनी के हैं, कुमाऊनी भाषा में गजलें करते हैं, ऐसे ही बन जाएगा गढ़वाली भाषा में सर्वाधिक व्यंग लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो गढ़वाली भाषा में व्यंग्यकार के रूप में, गढ़वाली भाषा के प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में फेमस हैं नरेंद्र कठैत। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको हिंदी शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ गढ़वाली अर्थ। रविवार को गढ़वाली में इतवार कहते हैं, बिल्कुल सही है। शुक्रवार को शुक्रवार कहते हैं, बिल्कुल सही है। शनिवार को छंछर कहा जाता है, क्या ये सही है? ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बन जाएगा, बताइए गढ़वाली में छंछर क्या है? शनिवार के लिए इस्तेमाल होता है। और बृहस्पतिवार को भिपियार कहते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हफ्तों के नामों की शब्दावली है ये, जिसमें जो दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, केवल शनिवार और बृहस्पतिवार के नाम थोड़े से अलग हैं, बाकी सबके नाम वैसे ही हैं। जैसे रविवार का इतवार हो गया, शुक्रवार का शुक्रवार हो गया, सोमवार का सोमवार ही लिखा जाता है, बस वाह की जगह पे ब कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके सभी के सभी सुमेलित हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला, इनमें से कौन सा गंधबोधक शब्द है?
ऐसा ही एक सवाल भी आपसे पेपर में पूछा गया था। इनमें से गंधबोधक शब्द जो है हमारा कुत्राण, ये भी गंधबोधक शब्द है। सूती कपड़े की जलने की जो गंध आती है उसे ही कुत्राण कहते हैं। जो कौखाण है ये भी गंधबोधक शब्द है। अनाज से आने वाली जो गंध है उसे कौखाण कहते हैं। और कुमराण ये भी क्या है, गंधबोधक शब्द है। कुमराण यानी जब ताज़ा घी बनाया जाता है उस समय जो गंध आती है, यानी उस समय जो स्मेल आती है, उसको कहा जाता है कुमराण। तो सभी के सभी क्या हैं, गंधबोधक शब्द हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, जैसे एक है हमारा किक्राण। किक्राण क्या है, जब ऊनी वस्त्र जलते हैं, सूती वस्त्र जलने पर क्या कौन सी गंध है, कुत्राण। और जब ऊनी वस्त्रों की गंध आती है उसे किक्राण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही और भी शब्द हैं गंधबोधक शब्द, जैसे एक है आपका खुमसाण। खुमसाण जो है पुराने अनाज से आने वाली गंध को कहते हैं। ठीक है, एक होता है टौकाण। ये किसे कहते हैं, ये दुर्गंध को कहते हैं, बदबू के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। अगला, बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद के दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में जब कपाट बंद होते हैं दीपावली के बाद भाई दूज के अवसर पे, तो कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं तब कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तब भदूज उत्सव मनाया जाता है। तो कढ़ाई उत्सव का संबंध कहां से है, बद्रीनाथ धाम से, और भदूज उत्सव का संबंध कहां से है, केदारनाथ धाम से। सवाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने पूरी कोशिश करी इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर करने की, एक एक फैक्ट को डिटेल में जानने की, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।